हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा कोड है BPSC 103 राजनीतिक सिद्धांत व संकल्पनाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो लास्ट 5 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे पिक किए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जून और दिसंबर में जो होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद। तो इसमें हम कुछ अवधारणाओं को देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों को देखेंगे और उन पे जो वाद विवाद चल रहा है, जो डिबेट्स हो रहे हैं, उनको भी जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें जानना है कि जॉन रॉल्स के द्वारा जो न्याय सिद्धांत था वो कैसा था। तो आइए चलिए बहुत ही इजी वर्ड्स में इसे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत समकालीन राजनीतिक चिंतन की एक क्रांतिकारी उपलब्धि माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये जो बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये किनके द्वारा लिखी गई है? जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। तो उनकी प्रसिद्ध कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ने न्याय की अवधारणा को उपयोगितावाद से निकालकर मानवीय गरिमा और निष्पक्षता पर स्थापित किया गया है। रॉल्स का मूल मंत्र यह है कि जैसे सत्य विचारों का पहला गुण है, वैसे ही न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण होना चाहिए। तो मतलब जो हमारा न्याय है वो सामाजिक संस्था का बहुत पहला प्राथमिक गुण होना चाहिए, कि मतलब सबसे पहले इस पे ध्यान दिया जाए, न्याय पे। उन्होंने अपने पूरे दर्शन को निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया, और जो उनका पूरा दर्शन था उनको उन्होंने निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया। रॉल्स ने न्याय के 2 मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने जो ये हमारा न्याय है उसको 2 सिद्धांतों में बताया है, जिसमें से पहला है कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। पहला क्या है इसमें हमारा? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो प्रत्येक व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति जैसी बुनियादी स्वतंत्रता प्राप्त करती है। और उसके बाद दूसरा है हमारा सिद्धांत समानता से संबंध। दूसरा क्या है? सिद्धांत समानता, इससे संबंधित है, जिसे 2 उपभागों में बांटा गया है। और इससे क्या किया गया? इसे फिर 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है अवसर की उचित समानता और दूसरा अंतर का सिद्धांत। अंतर का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तर्क देता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्याय संगत मानी जा सकती है जब वे समाज के सबसे वंचित और कमजोर वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाती हो। तो इसी प्रकार हम ये देख पाते हैं कि रॉल्स का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच एक अद्भुत संतुलन कायम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज का ढांचा केवल शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए न्यायपूर्ण हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें हमें जो स्वतंत्रता है उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण कैसे देखती है, उसकी क्या अवधारणा है, आइए चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ लिखा है कि मार्क्सवादी विचारधारा स्वतंत्रता को उदारवादी नज़रिए से बिल्कुल अलग तरह से देखती है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि उदारवादी समाजों में दी जाने वाली स्वतंत्रता केवल औपचारिक स्वतंत्रता है। तो
तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि जो उदारवादी समाजों में स्वतंत्रता दिया जा रहा है वो केवल एक औपचारिक स्वतंत्रता है। अब इसके हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहला है हमारा आर्थिक आधार। तो मार्क्स के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल आर्थिक समानता के आधार पर ही टिकी हो सकती है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक अच्छा स्वतंत्रता होता है, सच्ची स्वतंत्रता, वो आर्थिक समानता के आधार पर ही टिका होता है, उसी पे बेस्ड होता है। एक भूखे मजदूर के लिए प्रेस की आज़ादी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है जब तक उसके पास रोटी का साधन न हो। वहीं जो दूसरा है विमुखता का अंत। तो पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य विमुखता का शिकार हो जाता है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व खत्म हो जाए और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाए। उसके बाद तीसरा है वर्गहीन समाज। वास्तविक स्वतंत्रता केवल एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज में ही संभव है, जहां मनुष्य अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेगा और ज़रूरतों के अनुसार प्राप्त करेगा। अब आगे, हालांकि इस अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करने पर बहुत इसमें गंभीर भी समस्याएं सामने आती हैं, इसकी कमियां सामने आती है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी तरह से अनदेखी करता है। इतिहास में देखा गया है कि आर्थिक समानता लाने के नाम पर मार्क्सवादी सरकारों ने अक्सर नागरिकों की राजनीतिक आज़ादी को कुचल दिया। आलोचकों का मानना है कि मार्क्सवाद में व्यक्ति केवल आर्थिक व्यवस्था की एक इकाई बनकर रह जाता है, जिससे उसकी निजी पहचान और रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। तो अंततः मार्क्सवादी आर्थिक न्याय की बात तो करता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में यह अक्सर तानाशाही को जन्म देता है। अतः मार्क्सवादी स्वतंत्रता आर्थिक स्तर पर तो आकर्षक है, लेकिन मानवीय अधिकारों के स्तर पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समानता और स्वतंत्रता के बीच जटिल संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच कैसे संबंध है। स्वतंत्रता और समानता के बीच का संबंध राजनीतिक दर्शन का एक अत्यंत पेचीदा विषय रहा है। इस बहस को दो परस्पर विरोधी और पूरक दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें से पहला दृष्टिकोण है कि ये दोनों एक दूसरे का परस्पर विरोधी मानता है। तो पहला दृष्टिकोण क्या है कि ये एक दूसरे को, समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानता है। लॉर्ड एक्टन जैसे विचारकों का तर्क है कि समानता की अत्यधिक इच्छा स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। तो पहला दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो समानता की अत्यधिक इच्छा है वो स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। उनका मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को असमान बनाया है। यदि राज्य जबरन सबको एक समान बनाने की कोशिश करेगा तो उसे व्यक्ति की प्रतिभा और मेहनत पर कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। यहाँ समानता स्थापित करने की कोशिश स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। इसी के विपरीत जो दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण इन्हें एक दूसरे का पूरक मानता है। आधुनिक विचारक लास्की का मानना है कि समानता के बीच स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है। एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब व्यक्ति के बीच भी स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव साझा नहीं हो सकता। आर्थिक असमानता के कारण गरीब व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली लोगों के प्रभाव में रहता है, जिससे उसके अधिकार व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ समानता का अर्थ सबको एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि सबको अपनी प्रतिभा निखारने के समान अवसर प्रदान करना है। आधुनिक लोकतंत्र में यह स्वीकार किया गया है कि ये दोनों मूल्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
सच्ची स्वतंत्रता वही है जहाँ व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीने का हक हो, और सच्ची समानता वही है जहाँ किसी को भी जन्म के आधार पर विशेष अधिकार ना मिले। एक न्यायपूर्ण समाज वही है जो इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखता है, ताकि समानता केवल कागजों पर न रहे और स्वतंत्रता केवल अमीरों का विशेषाधिकार ना बन जाए। जब तक समाज के निचले तबकों को समान संसाधन नहीं मिलेंगे, उनकी स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार क्या है? इसके ऐतिहासिक विकास और महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे मानवाधिकार क्या है, उसके बाद इसका जो ऐतिहासिक विकास रहा है वो कैसा रहा है और इसके महत्व क्या है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो ये अधिकार किसी राज्य द्वारा नहीं दिए जाते, बल्कि ये व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न हिस्सा है। मानव अधिकारों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अविभाज्य और जन्मजात है। मानव अधिकारों का ऐतिहासिक विकास एक लंबी संघर्ष यात्रा का परिणाम है। इसकी शुरुआती झलक के मैग्ना कार्टा में मिलती है। इसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारों के साथ इन्हें नई ऊर्जा दी। हालांकि आधुनिक मानवाधिकारों का सबसे व्यवस्थित रूप 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ आया। इस घोषणा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया कि दुनिया के हर मनुष्य के पास जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के समान अधिकार हैं। मानव अधिकारों का महत्व इस बात में निहित है कि वे राज्य की निरंकुशता पर लगाम लगाते हैं। ये अधिकार अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को बहुसंख्यकवाद के अत्याचार से बचाते हैं। मानव अधिकार केवल कानूनी रक्षा नहीं देते, बल्कि वे न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए नैतिक मानक भी तय करते हैं। अंततः हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मानव अधिकार है वो मानव सभ्यता के वे स्तंभ है जो व्यक्ति को दासता और भय से मुक्ति दिलाकर गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है, और ये सुनिश्चित करता है कि विकास के नाम पर किसी भी मनुष्य की बलि न चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे मानव अधिकार में ही हमारा सब कुछ छुपा हुआ है। मानव मतलब व्यक्ति, अधिकार मतलब उसका अधिकार, मतलब ऐसा अधिकार जो हमें एक मानव होने के नाते प्राप्त होता है। उसके बाद अगला है न्याय के विभिन्न आयाम, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक का वर्णन करें। तो इसमें हम जानेंगे न्याय के जो कानूनी आयाम है, राजनीतिक आयाम है और सामाजिक आर्थिक आयाम है, उनके बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि ये न्याय क्या है। तो न्याय एक व्यापक अवधारणा है जिसे केवल कानून तक सीमित नहीं किया जा सकता। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए इसके चारों आयामों का संतुलन होना अनिवार्य है। तो इसमें से इसका पहला आयाम है कानूनी न्याय। तो यह कानून के शासन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि राज्य के कानून तर्कसंगत होने चाहिए और वे बिना भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी अनिवार्य है। मतलब ऐसे आयाम जो कानून पे आधारित हो, कानून व्यवस्था पे। उसके बाद दूसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य की शक्ति में भागीदारी या अधिकार सबको समान रूप से मिले। मतलब अगर राजनीति में भी किसी को कोई अधिकार प्राप्त है तो बस उसको नहीं, बल्कि सभी को समान रूप में मिले वो। इसमें वयस्क मताधिकार और सरकारी पदों तक पहुंचने के समान अवसर शामिल है, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो।
उसके बाद अगला है हमारा सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय जो है, इसका उद्देश्य जाति, धर्म या लिंग के आधार पर समाज में प्रचलित भेदभाव को मिटाना है। उसके बाद जो है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय यह संसाधनों के उचित वितरण पर केंद्रित होता है। इसका अर्थ है कि धन का विकेंद्रीकरण कुछ ही हाथों में न होकर सबको। न्याय एक ऐसी चैन है जिसके कोई भी कड़ी कमजोर होने पर व्यवस्था चरमरा जाती है। जब तक समाज में आर्थिक विषमता रहेगी, राजनीतिक न्याय केवल कागजों तक सीमित रहेगा। पूर्ण न्याय की प्राप्ति तभी संभव है जब ये चारों आयाम मिलकर एक कल्याणकारी राज्य का ढांचा तैयार करें। यह आयाम एक दूसरे के पूरक हैं और सामाजिक समरसता के लिए इनका संतुलन बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के नव उदारवादी मत का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता का नव उदारवादी मत 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवाद के पुनरुद्धार के रूप में सामने आया। इसके मुख्य प्रतिपादक फ्रेडरिक हायेक और रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारक हैं। यह विचारधारा नकारात्मक स्वतंत्रता की समर्थक है और राज्य के किसी भी हस्तक्षेप को आज़ादी के लिए खतरा मानती है। उसके बाद जो ये नव उदारवाद है, इसका मुख्य तर्क यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह संसाधनों का सबसे कुशल वितरण करेगा। हायेक का मानना था कि सामाजिक न्याय के नाम पर अमीरों पर टैक्स लगाना एक प्रकार का दासता का मार्ग है। राज्य को केवल एक चौकीदार की भूमिका निभानी चाहिए, जिसका काम सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना हो। यह मत न्यूनतम राज्य की वकालत करता है। उसके बाद नोजिक के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर का एकमात्र मालिक है और राज्य को उसकी संपत्ति छीनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नव उदारवाद आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम गंभीर होते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह केवल शक्तिशाली लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और गरीबों को बाजार की प्रतिस्पर्धा में उनके हाल पर छोड़ देता है। जब राज्य कल्याणकारी सेवाओं से हाथ खींच लेता है तो समाज का वंचित वर्ग अवसरों के अभाव से अपनी वास्तविक स्वतंत्रता खो देता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नव उदारवाद पूंजीवादी हितों का तो पोषण करता है, लेकिन एक समावेशी समाज के निर्माण में असफल रहता है। यह स्वतंत्रता को केवल बाजार की वस्तु बना देता है। उसके बाद अगला है योग्यता या डेजर्ट के मुख्य घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसमें हम डेजर्ट या मरुस्थल या फिर योग्यता के जो मुख्य घटक है उनके बारे में जानेंगे। तो न्याय के सिद्धांत में योग्यता या मरुस्थल की अवधारणा का अर्थ है व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फल मिलना चाहिए। तो ये जो न्याय का सिद्धांत है, इसमें जो ये कहा गया है कि ये जो मरुस्थल की अवधारणा है, इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका फल मिलना चाहिए। योग्यता के 3 अनिवार्य घटक निम्नलिखित है। तो इसको पहले ये देखते हैं, इसके तीनों को, जिसमें से पहला है योग्यता का आधार। यह वह विशिष्ट क्रिया या प्रयास है जिसके कारण कोई पुरस्कार का हकदार बनता है। जैसे किसी विद्यार्थी की सफलता उसकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई पर आधारित होती है। बिना प्रयास के पुरस्कार मिलना योग्यता के विरुद्ध है। उसके बाद दूसरा है हमारा योग्यता का पात्र। मतलब योग्यता हमेशा एक व्यक्ति विशेषता होती है। किसी को उसकी जाति या परिवार के आधार पर योग्य नहीं माना जा सकता।
न्यायपूर्ण व्यवस्था वही है जहाँ व्यक्ति को उसके अर्जित गुणों के लिए पहचाना जाए, न कि जन्मजात गुणों के लिए। फिर अगला है उचित प्रतिफल। इसका अर्थ है कि मिलने वाला पुरस्कार उस योग्यता के समानुपाती होना चाहिए। यदि किसी ने बड़ा आविष्कार किया है तो उसे मिलने वाला सम्मान उसके योगदान के बराबर होना चाहिए। तो योग्यता की यह अवधारणा समाज को अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बनाता है, क्योंकि यह लोगों को अपनी क्षमताओं के विकास के लिए प्रेरित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का वितरण भाग्य के बजाय व्यक्ति की क्षमता और सामाजिक योगदान के आधार पर हो। यह सिद्धांत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर जोर देता है और समाज में प्रतिभा को उचित स्थान दिलाने का कार्य करता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रूपता और भेद के मुद्दे की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे एक रूपता और भेद के मुद्दों के बारे में। तो यहाँ लिखा है, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में एक रूपता और भेद का मुद्दा नागरिकता और सामाजिक न्याय की बहस का केंद्र है। एक रूपता का अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान कानून, समान अधिकार और समान अवसर होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। यह उदारवादी लोकतंत्र का मूल आधार है, जो मानता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति की पहचान केवल एक नागरिक के रूप में होनी चाहिए। सभी को सेम कानून, सब सेम अधिकार और सेम समान अवसर, सब कुछ सबको एक ही जैसा मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। वहीं आधुनिक विचारकों का तर्क है कि समाज में सभी समूह एक ही स्थिति में नहीं होते और यहीं से जो है भेद या विशिष्ट पहचान का मुद्दा शुरू हो जाता है। और इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि यदि हम अलग अलग ज़रूरतों वाले समूह जैसे अल्पसंख्यक, आदिवासी या दिव्यांग पर एक ही एकरूप कानून थोपेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। एक रूपता और भेद के बीच संतुलन, जिसमें से पहला है पॉइंट हमारा सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता। मीन्स एक रूपता सार्वभौमिक अधिकारों पर जोर देती है, जबकि भेद विशिष्ट समूहों, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखने की वकालत करता है। तो जो एक रूपता है हमारा, वो सार्वभौमिक अधिकार, मतलब जितने भी अधिकार हैं, समान अधिकार, उस पे जोर देता है। लेकिन जो हमारा भेद है वो विशिष्ट समूह, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखता है और उसकी वकालत करता है। वहीं दूसरा है समानता का नया अर्थ। तो आज समानता का अर्थ केवल सबको एक जैसा मानना नहीं है, बल्कि विभेदित नागरिकता के माध्यम से वंचित समूहों को विशेष अधिकार देना है, ताकि वे बहुसंख्यकों के बराबर आ सके। चुनौतियाँ। तो इस मुद्दों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भेद को स्वीकार करते समय समाज की एकता और अखंडता बनी रहे। अत्यधिक भेद कई बार समाज में अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है। एक न्यायपूर्ण समाज वही है जो बुनियादी मानव अधिकारों के मामले में एकरूपता बनाए रखे, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के मामले में भेद को गरिमा के साथ स्वीकार करे। यह मुद्दा यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन न बनकर रह जाए, बल्कि हर छोटी पहचान को उसमें। अब अधिकारों की मार्क्सवादी संकल्पना की चर्चा कीजिए। तो अगला क्या कह रहा है कि अधिकारों की जो मार्क्सवादी संकल्पना है उसके बारे में हमें बताना है। अधिकारों की मार्क्सवादी संकल्पना उदारवादी या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की कड़ी आलोचना करती है। कार्ल मार्क्स और उनके समर्थकों का मानना है कि उदारवादी लोकतंत्र में दिए गए अधिकार जैसे संपत्ति अधिकार या फिर प्रेस की आज़ादी वास्तव में पूंजीवादी अधिकार है
उनका कहना ये है कि जो भी उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्रता जो भी अधिकार दिए गए हैं वो रियलिटी में पूंजीवादी अधिकार है। उनके अनुसार ये अधिकार केवल समाज के शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी संकल्पना की मुख्य स्तंभ, जिसमें से जो पहला है वो है हमारा औपचारिक बनाम वास्तविक अधिकार। मार्क्स कहते हैं कि उदारवादी व्यवस्था में अधिकार केवल कागजी या औपचारिक होते हैं। एक गरीब मजदूर के पास बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन उसके पास अपनी आवाज़ पहुंचाने का साधन नहीं है। सच्ची आज़ादी और अधिकार केवल आर्थिक समानता के बाद ही संभव है। उसके बाद अगला है निजी संपत्ति का विरोध। तो मार्क्सवाद के अनुसार निजी संपत्ति का आधार सभी शोषण की जड़ है। उनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी निजी संपत्ति पे अधिकार है उन्हीं सब के वजह से शोषण हो रहा है। जब तक उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहेगा, समाज का बड़ा वर्ग अपने अधिकारों का कभी प्रयोग नहीं कर पाएगा। वर्गहीन समाज की कल्पना। अगला क्या है? वर्गहीन समाज की कल्पना। मार्क्सवादी मानते हैं कि अधिकारों का सच्चा स्वरूप केवल वर्गहीन समाज में ही उभर सकता है। जहाँ शोषण नहीं होगा वहाँ अधिकारों की रक्षा के लिए किसी दमनकारी राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। मार्क्सवादी नज़रिए में अधिकारों का अर्थ व्यक्ति को समाज से अलग करना नहीं, बल्कि उसे समाज का एक सक्रिय और समान हिस्सा बनाना है। तो मार्क्सवादी की नज़र में अगर हम लोग देखें तो अधिकार का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को समाज से अलग करना नहीं होता, बल्कि उसको समाज में बहुत एक्टिव और समान हिस्सा बनाना होता है। उनके अनुसार विमुक्तता को ख़त्म करना ही सबसे बड़ा अधिकार है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि मार्क्सवादी व्यवस्था में राज्य इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को पूरी तरह कुचल देता है। फिर भी ये सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बिना आर्थिक आधार के मानव अधिकारों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक न्याय ही नागरिक अधिकारों की पहली शर्त है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब है यहाँ पे कुछ हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला है विमुक्तता, दमन और स्वतंत्रता के अंतर संबंधों पर एक निबंध लिखिए। तो इसमें हमें विमुक्तता, दमन और स्वतंत्रता के संबंध के बारे में बताना है। विमुक्तता और दमन स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जब मनुष्य अपनी मेहनत के फल से अलग हो जाता है तो वह विमुक्तता का शिकार हो जाता है। यह विमुक्तता 4 स्तरों पर होती है। उत्पादन प्रक्रिया से, अपने साथियों से और स्वयं अपने मानवीय स्वभाव से। विमुक्तता का सीधा संबंध दमन से है। विमुक्तता का सीधा संबंध फिर दमन से होता है। जब राज्य या आर्थिक व्यवस्था व्यक्ति की रचनात्मकता और इच्छाओं को कुचल देती है तो दमन की स्थिति पैदा होती है। दमनकारी व्यवस्था व्यक्ति को केवल एक वस्तु या मशीन का पुर्जा बना देती है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि विमुक्तता और दमन से मुक्ति है। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने काम में खुशी महसूस करे और समाज में उसकी अपनी एक पहचान हो। अतः विमुक्तता और दमन स्वतंत्रता के विरोधी है। जब तक ये मौजूद रहेंगे, मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद अब अगला है वैश्विक न्याय के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। वैश्विक न्याय का मुद्दा इस प्रश्न पर आधारित है कि क्या न्याय के सिद्धांत केवल एक देश की सीमा तक सीमित होने चाहिए या
पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। तो वैश्विक न्याय का क्या मुद्दा है? ये प्रश्न करता है कि क्या जो न्याय का सिद्धांत है वो एक ही देश में होना चाहिए या फिर वो पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। तो इसके प्रति मुख्य दृष्टिकोणों का अब हम देखते हैं कि कौन सा दृष्टिकोण क्या कहता है। तो पहला है हमारा ब्रह्मांडवाद। तो ये मानता है कि न्याय का आधार पूरी मानवता है, न कि कोई विशिष्ट राष्ट्र। हर मनुष्य समान सम्मान का हकदार है, इसलिए अमीर देशों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे गरीब देशों की मदद करें। उसके बाद है राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। तो इस दृष्टि के अकॉर्डिंग न्याय की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य की होती है। एक देश की सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाब दे, पूरी दुनिया के प्रति नहीं। मतलब इसका कहना है कि जो न्याय है उसका जिम्मेदार सिर्फ राज्य होता है। उसके बाद अगला दृष्टिकोण है हमारा उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद ये दृष्टिकोण राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे UN के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देता है। हम लोग कह सकते हैं वैश्विक न्याय का मुख्य लक्ष्य दुनिया में बढ़ती आर्थिक असमानता और गरीबी को ख़त्म करना है, ताकि अब फिर अगला क्वेश्चन है एशियाई मूल्यों और सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर अमर्त्य सेन की आलोचना स्पष्ट कीजिए। तो आइए चलिए इसे भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। अमर्त्य सेन ने एशियाई मूल्यों की उस अवधारणा की कड़ी आलोचना की है जो यह तर्क देती है कि मानवाधिकार और लोकतंत्र केवल पश्चिमी विचार है और एशियाई देशों जैसे चीन या सिंगापुर उसके लिए अनुपयुक्त है। कुछ एशियाई नेता तर्क देते हैं कि एशिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन है। सेन अपनी आलोचना के दो मुख्य तर्क देते हैं। तो वो अपने आलोचना में कितने तर्क देते हैं? दो मुख्य तर्क देते हैं। तो पहला है कि वे कहते हैं कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सहारा लेकर तानाशाही को बढ़ावा देना गलत है। और फिर वहीं दूसरा वो कहते हैं, वे भारतीय और बौद्ध इतिहास के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सहनशीलता, तर्क और स्वतंत्रता के विचार एशियाई संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा रहे हैं। सेन का मानना है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक है और किसी भी संस्कृति के नाम पर व्यक्ति की बुनियादी आज़ादी को छीना नहीं जा सकता। उनके अनुसार लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। तो उनके अनुसार जो ये लोकतंत्र और विकास है एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण और आर्थिक अन्याय के बीच संबंध पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमें बताना है कि वैश्वीकरण और आर्थिक अन्याय के बीच क्या संबंध है। वैश्वीकरण ने दुनिया को आर्थिक रूप से जोड़ा है, लेकिन इसने आर्थिक अन्याय की कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। वैश्वीकरण के समर्थक इसे विकास का जरिया मानते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इसका लाभ समान रूप से सबको नहीं मिलता। तो जो भी वैश्वीकरण के समर्थक है वो कहते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है ये विकास का जरिया है, लेकिन जो इसके आलोचक हैं उनका कहना यह है कि इसका लाभ समान रूप से सबको नहीं मिलता है। अब हम आगे देखते हैं वैश्वीकरण और अन्याय के बीच संबंध के मुख्य बिंदुओं को, जिसमें से पहला है अमीर गरीब की खाई। तो वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिला, जबकि गरीब देश केवल सस्ते श्रम के स्रोत बनकर रह गए। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो
इसका लाभ है वैश्वीकरण का, वो विकसित देशों को और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनको ज़्यादा मिला है। लाइक ऐसे देश जो बहुत पहले से आगे चल रहे हो उन्हीं को ज़्यादा मिला, बाकी जो गरीब देश थे उनको कम मिला। वो बस एक सस्ते श्रम का स्रोत बनकर रह गए। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य में कमी। वैश्वीकरण के दबाव में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कम कर रही है, जिससे गरीबों को मिलने वाली सहायता घट रही है। तो वैश्वीकरण के कारण जो सरकार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत कम खर्च कर रहा है, जिससे गरीबों को जो मिलने वाला सहायता था वो धीरे धीरे घट रहा है। स्थानीय उद्योगों का विनाश। तो विदेशी उत्पादों के आने से छोटे व्यापारी और किसान अपनी आजीविका खो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा छोटा मोटा व्यापारी है, जो किसान है, वो अपने आजीविका को खो रहे हैं। मतलब उनके पास काम करने के लिए नहीं बच पा रहा कुछ, क्योंकि जो सामान है वो विदेश से आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने बाजार की शक्ति को तो बढ़ाया, लेकिन इसने सामाजिक न्याय को हाशिए पर ढकेल दिया। उसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विभेदीकृत व्यवहार की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे विभेदीकृत व्यवहार के बारे में। तो विभेदीकृत व्यवहार का अर्थ है समाज में उन वर्गों के साथ विशेष या अलग तरह का व्यवहार करना जो ऐतिहासिक या प्राकृतिक रूप से बिछड़े हुए हैं। यह समानता की उस धारणा को चुनौती देता है जो कहती है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। समाजशास्त्र में माना जाता है कि यदि एक विकलांग व्यक्ति और एक समान व्यक्ति को रेस में खड़ा कर दिया जाए तो वह समानता नहीं बल्कि अन्याय है। इसलिए समानता स्थापित करने के लिए भेदभाव आवश्यक है। इसे सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया गया कि हम लोग अगर एक विकलांग व्यक्ति और एक समान व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति को एक रेस में खड़ा कर दिया जाए तो वो समानता नहीं होगा बल्कि एक अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ज़रूरी है, इसलिए इसे सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित समूहों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको समान स्तर पर लाना है ताकि वे भी अन्य नागरिकों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके। यह संकल्पना सामाजिक न्याय का आधार है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, समानता के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हम देखेंगे समानता के जो अलग अलग प्रकार हैं उन्हें, जिसमें से पहला है यहाँ अवसर की समानता, जिसका अर्थ है राज्य किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और उसे सबको विकास के समान मौके देगा, लेकिन यह अंतिम परिणाम की गारंटी नहीं देता। उसके बाद दूसरा है परिणाम की समानता। यह अधिक क्रांतिकारी विचार है जो कहता है कि समाज में केवल अवसर देना काफ़ी नहीं बल्कि संसाधनों का वितरण भी इस तरह होना चाहिए कि सबके बीच की आर्थिक दूरी कम हो। वहीं जो तीसरा है हमारा नागरिक और राजनीतिक समानता। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब समान है और सबको वोट देने का बराबर अधिकार है। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में कोई छुआछूत या ऊंच नीच नहीं होगा, सबको समान सामाजिक दर्जा प्राप्त होगा। मतलब किसी के साथ किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाएगा बल्कि सबको समाज में समान दर्जा दिया जाएगा। सच्ची समानता तभी आती है जब नागरिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक और उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को बताएं। तो इसमें हम जानेंगे स्वतंत्रता क्या है और इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष
क्या क्या है। तो स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ है बंधनों का अभाव, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इसके दो पहलू हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब तो आपको पता ही, मतलब पूरा फ्री रहना, स्वतंत्र होना, सभी चीज़ों की स्वतंत्रता होना। तो अब हम इसके दो राजनीतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग जो इसके दो पहलू हैं उन्हें देखते हैं, जिसमें से पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसके समर्थक J.S. मिल तो वे मानते हैं कि व्यक्ति के कार्य में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे करे जब तक वह दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। यह हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर जोर देता है। तो ये कहता है क्या कि जो व्यक्ति है वो अपने अकॉर्डिंग काम करे, जितना चाहे जैसे चाहे वैसे करे, और इसमें जो राज्य है वो हस्तक्षेप ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे। उसके बाद जो सकारात्मक स्वतंत्रता है हमारा, तो ये मानता है क्या कि केवल बंधनों को हटाना ही काफ़ी नहीं है। राज्य एक ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी चाहिए ताकि व्यक्ति वास्तव में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। तो ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये कहता है कि राज्य को ऐसी परिस्थितियाँ लाइक शिक्षा और स्वास्थ्य ये अवेलेबल करवानी चाहिए ताकि वास्तव में जो व्यक्ति है उन्हें स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, वो उन्हें इसका बेनिफिट मिले। नकारात्मक स्वतंत्रता इच्छा पर जोर देती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्षमता पर। तो नकारात्मक स्वतंत्रता इच्छा पर जोर देती है कि जो जैसा जब चाहे वो कर ले, लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये क्षमता पर जोर देती है। एक न्यायपूर्ण समाज में इन दोनों का संतुलन जरूरी है ताकि आज़ादी केवल शक्तिशाली लोगों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि वह सभी लोगों में समान वितरित हो। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या के रूप में व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि मानव तस्करी जो है एक वैश्विक समस्या है। मानव तस्करी आधुनिक युग की गुलामी है और मानव अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन है। इसमें डरा धमकाकर या लालच देकर व्यक्तियों का व्यापार किया जाता है। तो इसमें किसी सामान का व्यापार नहीं बल्कि व्यक्तियों का, लोगों का व्यापार किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यौन शोषण, जबरन श्रम या अंगों की तस्करी होती है। अब हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर इसके कारण, जिसमें से पहला है गरीबी और बेरोजगारी। लोग रोजगार की तलाश में दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो जो लोग गरीब बेरोजगार होते हैं ना, वो जो दलालों के चंगुल है उसमें फंस जाते हैं। लाइक वो लोग लालच देते हैं और ये लोग वो काम कर देते हैं। वहीं दूसरा है युद्ध और विस्थापन। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित लोग तस्करों के लिए आसान शिकार होते हैं। तो जो संघर्ष से प्रभावित लोग होते हैं, लाइक किसी क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है तो वहाँ के लोग जो है दूसरे जगहों पर जाते हैं और वही लोग क्या होते हैं, आसानी से शिकार हो जाते हैं। उसके बाद अगला है मांग और आपूर्ति। तो विकसित देशों में सस्ते श्रम और देह व्यापार की मांग इससे बढ़ावा देती है। तो ये समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है और इससे निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच पुलिस और कानूनी सहयोग जैसे इंटरपोल और कड़ी सजा के प्रावधान अनिवार्य है। यह मानवीय गरिमा पर एक बहुत बड़ा कलंक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि अधिकारों के कानूनी सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें बताना है अधिकार के कानूनी सिद्धांत के बारे में और प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में। तो अधिकारों के उद्भव को लेकर दो प्रमुख सिद्धांत है जिसमें मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार मनुष्य को प्रकृति या ईश्वर से मिलते हैं। तो ये क्या मानता है, जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य के पास जो भी अधिकार है वो
प्रकृति से या फिर ईश्वर से, भगवान से मिला हुआ है। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है वो मिल जाता है। और इसके जो प्रमुख समर्थक है वो है जॉन लॉक। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य इन अधिकारों को नहीं छीन सकता क्योंकि ये राज्य से भी पुराने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, इसके विपरीत यह सिद्धांत मानता है कि अधिकार प्रकृति से नहीं बल्कि राज्य और कानून से मिलते हैं। वहीं ये इसके अपोजिट में ये क्या कहता है कि जो भी ये अधिकार है ये कोई प्रकृति से नहीं मिलता बल्कि ये जो हमारा राज्य है, जो हमारा कानून है, उससे मिलता है। बिना कानून के अधिकार केवल कोरी कल्पना है। राज्य ही तय करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार मिलेंगे और वह उन्हें कभी भी बदल सकता है। तो हम लोग यहाँ यह देख पाते हैं कि जहाँ प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों को अलंघनीय मानता है, वहीं कानूनी सिद्धांत उन्हें राज्य की इच्छा पर आधारित मानता है। आधुनिक लोकतंत्रों में इन दोनों का मिश्रण देखा जाता है। और अभी के टाइम में हमें ये, इसके बाद है हमारा संक्षिप्त टिप्पणियाँ। तो हमें कुछ विषय दिए रहेंगे और उसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है। तो इसमें से पहला है हमारा न्याय निष्पक्षता के रूप में। तो इसमें हमें बताना है न्याय को निष्पक्षता के रूप में। तो यहाँ लिखा है कि जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना है कि न्यायपूर्ण नियम वही है जिन्हें व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहकर चुने, जहाँ उसे समाज में अपनी स्थिति का पता न हो। तो इस स्थिति में व्यक्ति निष्पक्ष होकर ऐसे नियम बनाता है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाए। रॉल्स के अनुसार न्याय का अर्थ केवल कानून का पालन नहीं बल्कि संसाधनों और अवसरों का ऐसा वितरण जो सबके लिए समान और उचित हो। यह अवधारणा स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती है। उसके बाद दूसरा है हमारा कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स की प्रकृति। इसमें हमें बताना है कि कानूनी अधिकार की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। कानूनी अधिकारों की मुख्य प्रकृति यह है कि इन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है कानूनी अधिकारों को? तो ये राज्य के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होता है और कानून के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत ये अधिकार राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। इनकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, यानी संसद या विधायिका समय की जरूरत के अनुसार इनमें बदलाव कर सकती है। कानूनी अधिकार असीमित नहीं होते। समाज के व्यापक हित में राज्य इन पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो बिना राज्य की शक्ति के ये अधिकार केवल नैतिक दावे मात्र रह जाते हैं। तो वहीं अब दूसरा है हमारा आर्थिक अधिकार का महत्व। तो हमारा आर्थिक अधिकार का क्या महत्व है, इसे जानते हैं। तो आर्थिक अधिकार किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। जब तक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें लाइक जो भोजन, आवास, रोजगार, शिक्षा ये पूरी नहीं होती, तब तक उसके लिए राजनीतिक या नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आर्थिक अधिकार का महत्व इसलिए है क्योंकि ये समाज में शोषण को रोकते हैं और काम की मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करते हैं, और यह आधार व्यक्ति को अभाव से मुक्ति दिलाते हैं। लास्की के अनुसार एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट देने की आज़ादी बेकार है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक अर्थ निकल के आता है। लाइक अगर यहाँ कहा जा रहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए वोट देने की आज़ादी बेकार है, मतलब उसके पास ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो भूखा है।
तो वो अगर खुद ही भूखा है तो वो किस हक से सरकार को वोट देगा, किस हक से वो जिताएगा किसी को कि वो उसका पेट भर सके। तो कहीं ना कहीं ये आज़ादी उनके लिए बेकार है। अतः आर्थिक अधिकार ही वह जमीन तैयार करते हैं जिस पर लोकतंत्र की इमारत खड़ी होती है। उसके बाद अगला है मरुस्थलीय डेजर्ट के घटक। तो योग्यता या मरुस्थल का सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार फल मिलना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो इसके 3 मुख्य घटक हैं। तो ये तीनों को हम लोग देखते हैं एक के बाद एक, जिसमें से पहला है योग्यता का आधार। वह प्रयास या कौशल जिसके लिए पुरस्कार देना चाहिए। योग्यता का पात्र, पुरस्कार केवल उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने उसे अपनी मेहनत से अर्जित किया है। और फिर तीसरा है उचित प्रतिफल। लाभ या दंड उस कार्य के अनुपात में होना चाहिए। यह सिद्धांत भाग्य या जन्म के व्यक्तिगत उपलब्धि को सामाजिक वितरण का आधार बनाता है। उसके बाद है हमारा जो लास्ट टॉपिक, अधिकारों का ऐतिहासिक विकास। अधिकारों का विकास किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के संघर्ष का एक परिणाम है, जिसका शुरुआत 1215 के मैग्ना कार्टा में हुआ। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 2012 के मैग्ना कार्टा से हुआ, जिसने राजा की शक्तियों को सीमित किया। इसके बाद 17वीं सदी में जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की और फिर 18वीं सदी की फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने स्वतंत्रता और समानता को संवैधानिक दर्जा दिलाया। तो हमारे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर थे हमने उसे देखा, समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों